जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथन स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 का वर्ण विचार, इस विषय को बता रहे हैं। वर्ण जैसा कि लिखा हुआ है, वर्ण मानी अक्षर। इसके अंतर्गत हम वर्णों पर विचार करेंगे। वर्ण क्या चीज़ है, अक्षर क्या चीज़ है। आइए सबसे पहले हम परिभाषा को समझते हैं। वर्ण की परिभाषा: वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अर्थात ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब आपको इसकी परिभाषा यदि समझ में आ गई है तो इसी से जब हम वर्ण सीखते हैं तब वर्णों से वर्णमाला बनती है। अनेक वर्णों को मिलाकर के वर्णमाला बनती है। वर्णमाला छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई जाती है, सिखाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला क्या चीज़ होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का अर्थ होता है, समूह का अर्थ होता है क्रमबद्ध तरीके से, यानी क्रमबद्ध ढंग से वर्णों को लगाना, सजाना, अक्षरशः उनको लिखना और याद करना वर्णमाला कहलाती है। जैसे आगे दी जा रही है, ये वर्णमाला का व्यवस्थित समूह है। आ से लेकर के औ तक अंग और आह ब्रैकेट में लगा हुआ है। फिर का से लेकर के हा तक और क्षत्रज्ञ इत्यादि का, ये जितने भी हैं क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए वर्ण, ये कहलाते हैं वर्णमाला। नीचे आपने ये वर्णमाला को समझा। अब देखिए वर्ण माने वर्ण जो आपने अभी परिभाषा में पढ़ा है, उसके भेद कितने होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। आइए इसको समझते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इनका उच्चारण माने बोलना। इनको बोलते समय हवा हमारे मुंह में बिना रुके बाहर आती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये इनका अपना स्वरूप होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता के ही ये बोले जाते हैं, तो इन्हें हम स्वर कहते हैं। नीचे दिए गए आ ए उ ऊ ए आई ओ औ। अब स्वर और उनकी मात्राएं आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होंगी। मात्राएं माने चिन्ह। स्वरों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का, मात्राओं का प्रयोग किया जाता है वही मात्राएं होती हैं। नीचे तालिका में दी हुई हैं। सबसे पहले स्वर हैं, उसके बाद में मात्राएं हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन मात्राओं का पूर्ण रूप से अभ्यास, इनकी पहचान होना आवश्यक होता है। इनके पहचान और इनकी अज्ञानता के कारण, इन्हीं की अज्ञानतावश हमारी हिंदी भाषा प्रारंभ से लेकर के अंत तक लिखने में, पढ़ने में हमसे गलतियां होती हैं। इसलिए इनका अभ्यास पूर्ण रूप से करना चाहिए। आ जो है ये मात्रा रहित, इसमें मात्रा नहीं होती है। रहित का मतलब बिना मात्रा का होता है। और बाकी जो मात्राएं आगे दी गई हैं
आ से लेकर के औ तक के सब की मात्राएं हैं। आपको समझ में आया होगा। आइए आगे स्वर के भेद पढ़ते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, जैसे आपने अभी पीछे भेदों के अंतर्गत पढ़ा स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, तो उसमें सबसे प्रथम हम उसका प्रकार पढ़ते हैं स्वर। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर छोटा, सबसे छोटा यानी कम, जिसको बोलते समय या जिसका उच्चारण करते समय हमको सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। परिभाषा में लिखा हुआ है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, अ, इ, उ और ऋ। तो इनके बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर देखें, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है। अर्थात ह्रस्व स्वर छोटे होते हैं, कम होते हैं, मुंह से निकलते ही समाप्त हो जाते हैं, कम समय लगता है, परंतु दीर्घ माने बड़ा। इनके बोलने में जो बड़ा होता है उसको देर तक बोला जाता है और उसको अधिक समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर का लगभग 2 गुना समय लगता है, इसलिए उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। तो आपने देखा इनका उच्चारण करते समय, बोलते समय हमें दूना समय लगा, इनका 2 गुना समय लगा। प्लुत स्वर देखेंगे। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। 3 गुना का मतलब हम कम समय में ह्रस्व स्वर बोलते हैं, उसके 2 गुने समय में दीर्घ स्वर बोलते हैं, तो प्लुत स्वर उसके 3 गुने से भी अधिक समय में बोले जाते हैं। इनका उच्चारण मंत्र पढ़ने, किसी को पुकारने आदि के लिए किया जाता है, और जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। 3 लिखा जाता है। आप देख रहे हैं कि उसके आगे जो गिनती, हिंदी वाली गिनती जो होती है, जैसे अंग्रेजी की 3, तो 3 होती है उसमें सीधा, और उसके नीचे वाले उसमें एक छोटी सी नीचे को पाई जैसी घुंडी लगी होती है बना करके लकीर, तो 3 लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि उस स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगाकर किया जाए। जैसे नीचे उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है ओम। तो ओम, ओ के बाद और माँ से पहले 3 बना हुआ है, हिंदी की गिनती का 3 अंक, ओम। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी सांस जहाँ से शुरू करते हैं लंबी खींचते हैं, और इतनी लंबी खींचते हैं जब तक हमारी सांस टूट नहीं जाती है, तब तक इसका उच्चारण होता रहता है ओम का। ऐसा ही भैया है और काका आदि शब्द है। तो ये आपने स्वरों के बारे में पढ़ा, तीनों स्वर आपने समझ लिए हैं। आइए दूसरा प्रकार, दूसरा भेद इसका पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आपने देखा स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुके बाहर आती है, परंतु व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कुछ देर रुककर मुंह से, कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण करते समय दूसरी बात क्या है कि स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन अक्षरों को, व्यंजन वर्णों को बोलना मुश्किल हो जाता है। वो उनके अभाव में, उनके बिना, स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन के भी भेद होते हैं। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए विस्तार से इन तीनों व्यंजनों को भी समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो
स्पर्श व्यंजन का अभिप्राय है कि पांच पांच चीज़ों का स्पर्श, कंठ, गला, तालु। तालु हमारे अग्रभाग, जीभ यानी मुख के अंदर का दांतों के पिछला वाला हिस्सा है ना, तालु। और जो आप देखते हैं गोल गोल कटोरे जैसा बड़ा चिकना भाग, ऊपरी भाग, जीभ के ऊपर का भाग होता है ना, मूर्धा। दांत और होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसकी जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ, ये पांच हमारे आंतरिक भाग हैं, मुख के अंदर के भाग हैं, है ना। तो इसीलिए इनके 5 वर्ग भी बनाए गए हैं। 5 वर्गों में ये बांटे गए हैं क्रमशः। कंठ पहला वाला भाग जो वर्ग है वो कंठ का है। दूसरा चा वर्ग जो है वो तालु का है। तीसरा वाला टा वर्ग वो मूर्धा का है। चौथा वाला जो ता वर्ग है वो दांत का है। और जो प वर्ग है वो ओंठों का है। इस प्रकार से पांचों मुख के अंदर के जो आंतरिक भाग हैं, हमारे जो अंग हैं, उनका एक एक वर्ग है। उनका उच्चारण उसी को छू करके, स्पर्श करके, टच करके उच्चारण किया जाता है। और ये वर्ग इसलिए बनाए गए हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। आप देख रहे हैं का से लेकर के का, खा, गा, घा, वहाँ। इसको क्रमबद्ध लिखने का तरीका भी यही है कि हम इसी तरह से बच्चों को अगर लिखाते, पढ़ाते, सिखाते हैं तो उनको स्पर्श व्यंजन के 5 पंजे 25, पचम 25, जैसे 5 जा 25 वर्ण ये होते हैं। बाकी आगे हम सिखाते हैं तो वर्ग करके यदि हम उनको सिखाते हैं, सिखाएंगे। और हम उनको जब बच्चों को इस तरह नहीं सिखाते हैं तो वो भूल जाते हैं। उनका एक समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है। और 5 वर्गों का हम बांटते हैं का, खा, गा, घा, वहाँ। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, यहाँ। टा वर्ग में टाठा, डाढ़ा, अड़ा। ता वर्ग में ताथा, दाधा, ना। और पा वर्ग में पापा, बाबा, माँ। तो ये इस प्रकार से वर्ग हो गए। और प्रत्येक वर्ग का पहला पहला अक्षर इसमें जोड़ा गया है वर्ग में। तो उससे का से का वर्ग हो गया, चा से च वर्ग हो गया, टा से ट वर्ग हुआ, और ता से त वर्ग तथा पा से प वर्ग हुआ। आगे आप सोच रहे होंगे कि आगे 6 वर्ग हैं। च वर्ग में एक और लिखा हुआ है, 2 ट वर्ग में लिखे हुए हैं, और प वर्ग में एक फा अलग से लिखा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें बेटा कि ये जो तीसरा वर्ग का जो तीसरा वर्ण है जा, उसी को यहाँ लिखा गया है, परंतु अंतर ये दिखाया है कि उसमें एक बिंदी जो आप देख रहे हैं नुक्ता लगा हुआ है, इसका उच्चारण बदल जाता है। इसी तरह से ड़ा और ढाका है, इसी तरह से फाका है। प्रत्येक वर्ण के नीचे जब ये नुक्ता लग जाता है, बिंदी लग जाती है, तब इसका उच्चारण थोड़ा सा बदल जाता है बोलने में। और शब्द भी इसके इस तरह, अब जैसे जा है तो जा से हम बोलेंगे जल, जग, है ना। तो इस तरह वो जहान, ऐसे हम बोलेंगे। परंतु अगर इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा तो ये बोला जाएगा जा। उर्दू में इस तरह के शब्द आते हैं, इन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत माने आई हुई, अन्य भाषा से, किसी दूसरी भाषा से इनको हमने स्वीकार किया है। और हिंदी में जा इस तरह से लगा करके नुक्ता इनको प्रयोग में लाया है। तो ये जा से जैसे हम बोलें जल और हम बोलें ज़िंदगी, तो ये जा का प्रयोग होगा ज़िंदगी, ये शुद्ध होगा। अब लोग बोलते हैं जिंदगी, ये गलत हो जाता है। जा को जब वो जल को बोलेंगे जल, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो उच्चारण इस तरह से होता है। अब जैसे इसका तीसरा और चौथा वर्ण में डा और ढा है। डा से डलिया, जब हमने डा के नीचे बिंदी लगा दी तो ये हो जाएगा ड़ा। ड़ा का मतलब बड़ा, है ना, लड़ाई, इस तरह से होगा। ऐसे ही ढा का हो जाएगा ढ़ा, पढ़ाना, पढ़ना, चढ़ना। तो ढ़ा हो जाएगा, हा जैसा उच्चारण इसके साथ हो जाएगा। इसी तरह से फल, पा वर्ग में देखिए दूसरा वर्ण फल, फा से फल, और ये होगा फा। फा बन जाएगा बिंदी लगाते ही, नुक्ता लगाते ही फसल। इस तरह से वर्ण बनते हैं, इसलिए इनको समझाया गया है। आगे देखिए
दूसरा वाला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वरों के और व्यंजनों के मध्य का उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ माने अंदर से, अंतर से निकल में, जो अंतर में स्थित होते हैं, जो हमारे बिल्कुल हृदय से निकलते हैं। वो जैसे या आप अगर बोलेंगे तो ये हमारी जो झटका लगेगा वो हमारे सीने पर, पेट के आगे यहाँ से निकलेंगे, अंतर से निकलेंगे, हृदय से निकलेंगे, य र ल व। तो इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन माने जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा माने गर्मी प्रदान करती है। ऊष्मा माने गर्मी देती है, तो हमें उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऊष्म माने गर्मी देने वाले व्यंजन। जैसे ये चार होते हैं, ये भी चार हैं, श, श, स, ह। इनको जब हम बोलते हैं तो श, ये इस तरह से लगता है कि उसमें विद्युत उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है। तो इस तरह से ये चार होते हैं। आपने व्यंजन और स्वरों के भेद और प्रकार दोनों सभी समझ लिए हैं। आइए इस अभ्यास के ये जो एक ही प्रश्न, इसमें वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प वाले प्रश्न हैं, तो इनमें से चार दिए गए हैं, प्रत्येक के चार चार हैं। का, खा, गा, घा, इनमें से कोई सा एक सही है और उसको आपको सही करना है और समझना है। पीछे आप पढ़ के आए हैं इस पाठ के अंतर्गत, सब वही आंसर इसके हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है, क्या होता है? शब्द, आवाज़, वर्ण या ये सभी। तो ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, इसलिए इसका दूसरा वाला खा सही है, खंड आवाज़। दूसरे का हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या घा वाला चौथा सही है, 11 है। तीसरा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? कितने हैं? इसका तीसरा गा सही है, 4 होते हैं। चौथे का दीर्घ स्वर कितने हैं? वो पहला इसका का खंड सही है, 7 हैं। और पांचवा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? का, इसका 4, उत्तर पहले का का सही है। और पांचवें का ऊष्म व्यंजन कितने हैं? इसका खा खंड दूसरा सही है, 4। और सातवें का वर्णमाला का अर्थ है, इसका गा खंड सही है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। प्रश्न दूसरे में निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखिए। ये मात्राएं आपको लिखनी आती होंगी, है ना? और इनका अभ्यास आपको बहुत अच्छी तरह से, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को मात्राओं की पहचान या ज्ञान भली भांति नहीं है, जिसके कारण वो गलतियां करते रहते हैं, तो इनका अभ्यास करना, लिखना, समझना और पहचानना उनके लिए अति आवश्यक है। ऐसे बच्चे इसका अभ्यास अवश्य करें। आइए अगला वाला होता है इसका तीसरा, अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इनका अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करे, अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। यानी वैसे तो इनका पृथक प्रयोग कोई अर्थ नहीं रखता, किंतु स्वरों अथवा स्वर युक्त व्यंजनों के साथ मिलकर इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। अभी आपको ये बेटा इतनी लंबी परिभाषा बच्चों समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा किन के बारे में बात हो रही है। स्वरों के अंतर्गत अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ के बाद आता है अंग और आह। जो अंग आह आता है वही ये वाले अयोगवाह कहलाते हैं। अंग जैसे कहा, अंग की बिंदी होती है उस बिंदी का कोई उपयोग, कोई महत्व कह रहा है, अगर वो खाली लगा दी जाए कोई मतलब नहीं है। जब आप उसको किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ लगाएंगे, जोड़ेंगे, तब वो सार्थक होगा। इसका उदाहरण अभी नीचे दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आह है उसे हम बोलते हैं, छोटे क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं अंगा खाली।
वो गोले में बना होता है। अंगा खाली अर्थात इससे कोई भी शब्द नहीं बनता है, तो वो खाली ही होता है, परंतु उसका प्रयोग किसी स्वर या वर्ण के साथ जब कर दिया जाता है, पीछे 2 बिंदियां लगा दी जाती हैं, तो वो उच्चारण हा का देने लगता है। जैसे उसे हम बोलते हैं अंगहा या आहा खाली। तो इस प्रकार से आप देखिए अयोगवाह स्वरों और व्यंजनों के साथ लगते हैं। ध्यान दें, अयोगवाह स्वरों के व्यंजनों के साथ लगते हैं। ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, ये अंक की बिंदी लगी हुई आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। उदाहरण जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण ध्यान रहे, ये आपको याद रखना होगा, स्मरण रहे कि उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग जो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे 2 बिंदियां बड़े अंगा में आती हैं, आ बोलते हैं, हा का उच्चारण देता है। संस्कृत में इनका प्रयोग होता है मुख्यतः, तो विसर्ग का चिन्ह है ये। इनका प्रयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण आदि। विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। इसी के अंतर्गत आता है एक अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि चंद्र बिंदी, एक चंद्रमा के आकार का आधा कटोरा ऐसा, उसके ऊपर एक बिंदी होती है, उसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, गाँव, टांग, सांप आदि। तो अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। ध्यान रहे, अनुसार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इसका अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि। मुंह से तो हम बोलते हैं, और नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि, जैसे माँ। और इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, हल का चिन्ह। हल का चिन्ह का मतलब, इसे हम हलंत भी कहते हैं। संस्कृत में वर्ण को स्वर रहित बनाने के लिए, अर्थात अर्धाक्षर बनाने के लिए, आधा करने के लिए व्यंजनों के नीचे हल का चिन्ह लगता है। जैसे दिए गए हैं उदाहरण में, का के नीचे देखिए हल का चिन्ह लगा है, खा के नीचे, गा के, घा के नीचे आदि। इसका अर्थ होता है कि वह व्यंजन स्वर रहित है, अर्थात अर्धाक्षर है, आधा बन गया। इसको लगा दिया तो हम पूरा इसको ठीक से उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। बिना स्वर, जब तक हम ये हलंत नहीं हटाएंगे तब तक हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अनुस्वार और अनुनासिक में कोई अंतर आपको जो है ऊपर बता दिए गए हैं, उसी को परिभाषा को यदि आप लिख देंगे तो इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आगत ध्वनियाँ भी हम आपको पीछे उसमें बता चुके हैं। जो आगत ध्वनियाँ होती हैं उनमें हम नुक्ता लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, तो ये सब आगत ध्वनियाँ हो जाती हैं। नुक्ते वाले भी कुछ दिए, जैसे राज का राज्य, राज का ज़रा, है ना, ज़रा, जरा माने बुढ़ापा और ज़रा माने थोड़ा सा। इस प्रकार के उदाहरण आप स्वयं देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। रा के रूप में, रा जो हमारा होता है उसके रूप होते हैं, इनको भी समझना आवश्यक है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चे अधिकतर भ्रमित होते हैं कि हिंदी वर्णमाला में रा एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजन के साथ संयोग होने पर, संयोग माने मिलन होने पर, उसका रूप भिन्न हो जाता है। कई जगह इसका रूप बदल जाता है, अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। स्वर रहित, यानी स्वर रहित का मतलब जिसमें स्वर नहीं है, जो दिया गया रा के नीचे हलंत दिया है, जब किसी अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त होता है, संयुक्त माने जुड़ता है या मिलता है, तो वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ, यानी जैसा आप देख रहे हैं चिन्ह ब्रैकेट के अंदर ऊपर लगा हुआ रा, सीधे हाथ को मात्रा की तरह के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, जैसे रा हलंत है, उसके बाद माँ है, तो माँ वर्ण से पहले ये जो वर्ण है इसको हलंत लगा करके आधा किया गया है ना, ये स्वर रहित है, इसलिए रम ऐसे बोला जाएगा। यानी पहला वर्ण का के बाद कर, ऐसे
म, तो ये कर्म हो गया, धर्म हो गया। इसी तरह से नीचे वाले भी वर्ण दिए हैं, रा वा मिला के क्या हो जाएगा, पर्व गर्भ। तो ये आप पढ़ेंगे, आपको उच्चारण से क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा रूप होता है स्वर सहित। एक है स्वर रहित, दूसरा है स्वर सहित। स्वर सहित का मतलब जिसमें स्वर हो। पीछे वाले में आपने स्वर रहित में देखा था कि रा पर हलंत लगा दिया था, इसमें रा पर हलंत नहीं है। इसका संयोग जब इससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है तो रा पदेन के रूप में प्रयोग होता है। उसमें रेफ के रूप में प्रयोग होता है, आपने देखा, इसमें पदेन के रूप में प्रयोग में आता है, नीचे वर्ण के नीचे लग जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पा को हलंत किया गया है, फिर है रा, तो बन गया प्र, यानी प्रकाश प्रेम। ऐसी भा में हलंत है, हल है, फिर रा है, तो भ्र हो गया भ्रम भ्रमण। इस प्रकार के उदाहरण नीचे और दिए गए हैं, आप उनको देखेंगे। और इसी में जुड़ा हुआ एक स्वर रहित वर्ण और होते हैं, टा ठा डा डा, इस प्रकार के जो होते हैं इनको हलंत लगा करके भी आगे दर्शाया गया है। इसके बाद स्वर सहित रा जुड़ने पर उसका रूप निम्नलिखित होता है। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर टा हलंत लगा हुआ है, फिर रा है, और ये नीचे, इसके नीचे लगा हुआ है। जैसे अंग्रेज़ी का ए होता है या उल्टा करके अंग्रेज़ी का वी होता है, तो इस तरह से दोनों तरफ ये लगता है। ट्रेन, ट्रक, ड्रामा इत्यादि, ये इस तरह ये भी पदेन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। नीचे ये बताया जा रहा है किसी भी तरह के होंगे पदेन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। आइए, ये जो तालिका दी हुई है पीछे हम आपको समझा चुके हैं, कंठ का, तालु का, तालव्य का, मूर्धन्य और दंतव्य, ओष्ठव्य, ये सब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें कंठ का स्थान गला है दिया गया है, इसमें ये जीभ के नीचे वाला भाग है, ये वर्ण आगे लिखे हैं, बोले जाते हैं। तालव्य का मतलब तालु अर्थात मुंह के अंदर के ऊपरी भाग है, जो हमने आपको बताया था ई, इसको हम प्रयोग में लाते हैं, ऐसे वर्ण आते हैं। तालव्य का मतलब तालु और जीभ। जब तालव्य है तो तालु भी है और उसके साथ जीभ भी है, उसमें चाछा जाझा ये स्वर वाले ऊपर दिए हैं तालव्य के, और नीचे वर्ण दिए हैं व्यंजन वाले, चाछा जाझा यहाँ और या वा शा ऐसे दिए या शा। और मूर्धन्य वाले मूर्धा यानी तालु के बीच का जो ऊंचा वाला भाग है, जो चिकना ऊपर कटोरे जैसा भाग है मूर्धन्य, वो वाला हिस्सा होता है, उसे रिर, इस तरह बोलते रिर जो लगता है। और मूर्धन्य, मूर्धा और जीभ, जिसमें टा ठा डा आपके तालु से टकराती हुई जीभ जाती है और इन वर्णों को बोलती है। दंत माने दांत और जीभ दोनों, इनका दंत में जीभ का और दांत का दोनों का प्रयोग होता है। दांतों से आपके जीभ टकराती है, इसलिए इनको दंत बोलते हैं, है ना। ताथा दाधा ना पीछे हमने बताया है आपको। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब दोनों होंठों का स्पर्श होना, दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, बाद में खुलते हैं। ऊ पा फा बा बा मा, बिना होंठों को बंद किए स्पर्श किए हुए आप इन वर्णों को नहीं बोल सकते। फिर है कंठ तालव्य, कंठ और तालु का प्रयोग ए और आय। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का माने कंठ भी और ओंठ भी, दोनों का प्रयोग ओ औ। दंतोष्ठ का मतलब दांतों का और ओंठों का प्रयोग वा और फा। तो इस प्रकार के वर्ण हैं जिनका आप अभ्यास करेंगे तो कौन से वर्ण का स्थान कौन सा है, कहाँ से कैसे बोले जाते हैं, ये आप अच्छे प्रकार से उच्चारण करेंगे, बोलेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आइए उच्चारण उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, इनको समझते हैं, ये आवश्यक है। इनको हमने 8 भागों में बांटा है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी का मतलब स्पर्श, जो आपने पीछे देखा था, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव यानी जीभ या होंठ दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे क ख ग घ व ट ठ ड ढ अण ता था दा धा न पा फा बा भा मा, ये वर्ण दिए गए हैं, ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा है संघर्षी व्यंजन। संघर्ष का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना माने किसी से लड़ाई झगड़ा करना, है ना, अड़ जाना, रगड़ जाना, झगड़ जाना तो संघर्ष कहलाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु दो स्थान उच्चारण स्थानों के बीच से संघर्ष करती हुई लिखा, यानी मतलब रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए हैं, शा, श, सा, हा, ये आपने पीछे पढ़ लिए हैं। तो ये दूसरा हो गया संघर्षी व्यंजन। और तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसमें स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, इसलिए उसका नाम रखा गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जे इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते। अलग होने पर जिनमें संघर्ष होता है, यदि अलग होंगे तो संघर्ष भी होगा, है ना। क्यों अलग हुए हैं? उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, इनके उच्चारण के समय जीभ के अगले भाग का तालु के साथ स्पर्श होता है, स्पर्श संघर्ष होता है। जीभ जो है वो तालु के अग्रिम भाग से टकराती है, रगड़ खाती है, इसलिए स्पर्श संघर्ष व्यंजन है यहाँ पर। नासिक के व्यंजन, चौथा वाला नासिक के व्यंजन के अंतर्गत देखें, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मूर्धा और नाक से निकलती है, मूर्धा से और नाक से निकलती है, उन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे उआ, या, अणा, न और म। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन केवल एक होता है, सिर्फ एक है, ला। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु दो उच्चारण स्थानों की बगल से निकल जाती है ना। दो वायु जो है उच्चारण स्थानों के बगल माने बराबर से होकर के निकलती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला का उच्चारण करते समय वायु जीभ और तालु का स्पर्श करके इनके पास से निकल जाती है, ला। देखिए आप, जीभ है ऊपर, जीभ गई ऊपर, ला, इस तरह से आपने बोला, तालु का प्रयोग हुआ और बाहर टच करती हुई निकल आई। इसको हमने क्या कहा? पार्श्विक व्यंजन। ये मात्र एक ही होता है पार्श्विक व्यंजन। आपसे कोई पूछे पार्श्विक व्यंजन बताइए, सबसे सरल है, उसका स्थान जीभ और तालु है। छठा वाला है प्रकंपी व्यंजन। प्रकंपी व्यंजन माने जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान कांपता है, कंपन होता है, उसे हम प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। रा का उच्चारण करते समय जीभ की नोक मसूड़े के नज़दीक आकर कांपती है, मसूड़े से जीभ टच जाती होती है, छू जाती है। जैसे पीछे आपने पढ़ा, जो पार्श्विक व्यंजन केवल एक है, इसी तरह से प्रकंपी व्यंजन भी एक ही है। प्रकंप माने कांपना। जब आप इसका उच्चारण करें, रा, जब बोलेंगे रा, इसको ऐसे न बोल करके रगड़ खाते हुए बोलेंगे आप, इस प्रकार से जब आप बोलेंगे तो ये जीभ जो है आपकी मसूड़े के नज़दीक पास आकर, निकट आकर के कांपेगी बहुत, तभी तो हमारे मुंह से रर कर निकलेगा। और हम अक्सर टोकते हैं कि जीभ को रगड़ क्यों रहे हो, रर क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये होता है प्रकंपी व्यंजन, जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बच्चे अक्सर इस क्रिया को करते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन देखें। उत्क्षिप्त का मतलब है उठा करके फेंकना, किसी भी वस्तु चीज़ को उठाकर फेंकना, पहले नीचे से ऊपर ले जाना, फिर ऊपर से नीचे आना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठाकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं ड़ा और ढा, जो आपने पढ़े, ड़ा और ढा, जो हमारे वर्णों से अलग आपने देखे थे, उसमें आए थे, टा वर्ग में आए थे, दो वर्ण अलग से, डा का ढा हो गया और ढा का ड़ा हो गया। ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ होता है उठाकर फेंका हुआ, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। ऊपर गए और एकदम नीचे गिरी आपकी जीभ, तो ऐसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। और अंतिम और आठवां है आपका अर्ध स्वर व्यंजन। अर्ध स्वर का मतलब आधा स्वर। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव वायु को रोकने के लिए ऊपर उठता है,
परंतु वायु उसका स्पर्श नहीं कर पाती, ऐसे व्यंजन अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। वो है य व अर्ध स्वर व्यंजन है। इस प्रकार से आपको उम्मीद है बेटा ये पाठ समझ में आया होगा बच्चों। आइए इसकी अभ्यास को देखते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम जो इसका प्रथम प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, वो हम नीचे आपको लिखित रूप से देंगे। अभी आप इसका तीसरा प्रश्न भी नीचे ही आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न हम आपको वो भी नीचे ही मिलेगा, जो उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के हमने बताए हैं, लिखा है आगे 8 प्रकार के भेद हैं, तो ये भी आपको आगे मिलेंगे। स्पर्शी व्यंजन ये आप समझ चुके हैं, नीचे मिलेंगे। नासिक के वर्ण कौन से हैं इसको भी आप समझ चुके हैं। 7वां प्रश्न जो आपका है, नीचे लिखे शब्दों से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए विकल्पों के आधार पर। इनको हमको करना है, जो आपके इसी में है, आप इनको देख लीजिएगा पहले। प्रश्न इसका एक है, 4 विकल्प हैं, का खा गा घा। इसका पहला वाला का विकल्प सही है, कंचन। दूसरा है धुआं, धुआं का तीसरा वाला गा विकल्प सही है, धुआं। और तीसरे वाले में दूसरा विकल्प सही है, खा, संबंध। चौथे का तीसरा विकल्प सही है, गा, गेहूं। और 5वें का पहला ही विकल्प सही है, का, खंड, संभव। छठे का तीसरा विकल्प गा सही है, आँखें। और 7वें का खा विकल्प सही है, दूसरा क्रम। और 7वें का विकल्प का ही सही है, प्रिय। तथा 9वें का खा विकल्प सही है, गर्व। और 10वें का तीसरा यानी गा विकल्प सही है, आशीर्वाद। मतलब इसमें क्या है, शुद्ध एक लिखा हुआ है, बाकी अशुद्ध लिखे हैं, तो आपको शुद्ध शब्दों को छांटना है, चुनना है। आइए इसके बाद लिखा संयुक्त व्यंजन नीचे, इसमें ऊपर इस पाठ में इसके बाद नीचे है संयुक्त व्यंजन लिखा रहा है। इनको समझ लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, फिर उसके आगे वाली एक्सरसाइज तभी एक साथ आपके हो जाएंगे। व्यंजन और व्यंजन के मेल से, व्यंजन और व्यंजन का मतलब 2 व्यंजन, व्यंजन अक्षर होंगे, व्यंजन वर्ण होंगे, उनके मेल से संयुक्त व्यंजन बनते। संयुक्त माने जुड़े हुए, मिले हुए, इन्हें हम इसीलिए संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। ये 2 प्रकार से बनते हैं। पहला वाला देखिए, खंड का में 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने संयुक्ताक्षरों के रूप में बदल जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अपनी इसमें पुस्तक में। पहले व्यंजन से व्यंजन मिलाकर के संयुक्त व्यंजन बनाया, आधा का और शा, है ना, का हलंत और शा मिला के क्षा, कक्षा वाला शा बना, और ये शब्द बना परीक्षा और क्षमा। कोई भी शब्द क्षा जिसमें आएगा ये वाला, उससे बहुत सारे शब्द बनेंगे। ऐसी ता हलंत और रा मिला के त्रा बना, मित्र और त्रिशूल। जा और या मिला के ज्ञा यानी ज्ञा बना, ज्ञान और यज्ञ। ऐसी श और रा मिला के श्रा बना, विश्राम और श्रमिक। इस प्रकार से अनेकानेक शब्द बने। खंड खा को देखिए, इसी साइड में 2 भिन्न व्यंजनों से, भिन्न माने अलग अलग व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन, है ना, वो हैं क और ला, हलंत क्ल बना, क्लेश। ऐसी ज और या मिला के ज्य, तो ज्योति। ये बहुत सारे शब्द इसमें दिए गए हैं, आप इनको पढ़ेंगे, PDF में आपके हैं, अभ्यास करेंगे, देखते जाएंगे, इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। दूसरा वाला है द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन के अंतर्गत 2 समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। द्वैत माने 2 समान व्यंजन, एक पहले आएगा तो वो आधा आएगा, यानी हलंत लगा हुआ है, हलंत युक्त होगा। दूसरा स्वर युक्त होगा, एक स्वर रहित होगा तो दूसरा स्वर सहित होगा। तो स्वर रहित जो होगा उस पर हलंत होगा, और स्वर सहित जो होगा उस पर हलंत नहीं होगा। इससे आप पहचान करेंगे। तो पहला वाला स्वर रहित है, हलंत लगा है का, दूसरा स्वर सहित है, का पूरा बोल रहे हैं, तो दोनों मिलकर के आधा का और पूरा का मिलकर के चक्की और मक्का बना। इसी तरह से पहला स्वर रहित अर्धाक्षर है त, फिर दूसरा स्वर सहित है ता, तो
इसका उदाहरण कुत्ता, पत्ता, इस प्रकार के आगे भी बहुत सारे दिए गए हैं, इधर भी दिए हैं और दूसरी साइड में भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब। तो इतने शब्द इन द्वत्व व्यंजनों से मिलाकर के बनते हैं। अब ये समाप्त हुआ पाठ आपका। आइए अभ्यास लिखी है इसमें, इसको भी देख लें। 2.3 2.3 वाला ही है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द आपको बनाने हैं। ये आपको होमवर्क में उसमें नीचे अभी दिखाई देंगे, इनसे आप अभ्यास करेंगे, देखेंगे। इन्हीं शब्दों से छांट करके, जहाँ पे क्षा वाले हैं क्षमा परीक्षा, श्र से विश्राम और श्रमिक, इस तरह के शब्द बनेंगे जो लिखे हुए हैं। आप इनको पढ़ करके देख करके अभ्यास लिखेंगे। आगे दूसरा प्रश्न है, द्वत्व व्यंजन के 5-5 उदाहरण दीजिए, तो इन्हीं में से आप छांट के लिख लेंगे। और तीसरा प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित द्वत्व व्यंजनों का प्रयोग करके 2-2 शब्द बनाइए। वो बने हुए हैं आपके, और भी बहुत से बना सकते हैं। आइए अब इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं बाकी उनको देख लीजिए। जो क्रमशः ऊपर दिए गए थे उनके प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ लिखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, ये कितने हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करे, अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार के बारे में हमने आपको समझाया है, इसका प्रयोग केवल नाक से किया जाता है, जैसे अंश, कंस, हंस। तो अनुस्वार का चिन्ह बना हुआ है, होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंश, हंस, कंस आदि, है ना। अनुस्वार का उच्चारण हमने अभी बताया था, नाक से किया जाता है। विसर्ग का चिन्ह आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं। विसर्ग का चिन्ह जो है वो 2 बिंदियां है। इसका उपयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण आदि। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। दूसरा वाला आप देखेंगे, प्रश्न संख्या, अनुनासिक तथा अनुस्वार में अंतर बताइए। अब ये परिभाषा आप अनुसार की और अनुनासिक की लिख देंगे। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भिन्नता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण के समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस और हंसना। हंस है ये अनुनासिक है और हंसना ये अनुस्वार है। हंस अनुस्वार है और हंसना अनुनासिक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक तथा विसर्ग युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें ये सारे शब्द आपके जो आ रहे हैं ये प्रश्नों के अंतर्गत नीचे तक आ रहे हैं, स्वतः तक। इसके बाद आप उत्तर में एक तरफ अनुस्वार, दूसरी तरफ अनुनासिक और तीसरी साइड में विसर्ग लिख लेंगे और इसमें से छांट लेंगे। जिन पर अंकी बिंदी है, जो नाक से बोले जाने वाले हैं, वो पंख, हंस, अंत, संत, अंश, मंजन, कंस, वंश, डंक, पंगु और चंदा, ये सब अनुस्वार वाले हैं। अनुनासिक जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है, नाक के पीछे से आवाज़ आती है, आँख, हंसना, खांसा, टांग, बांसुरी, है ना, सांप, माँ और दांत, चंद्रबिंदी जिसमें लगी होती है। विसर्ग युक्त अंत में लगते हैं, है ना, जब आपका जो अंतिम वर्ण होता है, यानी शब्द का आखिरी वाला वर्ण, उसके पीछे 2 बिंदियां ऊपर नीचे लग जाती हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं। प्रातः, नमः, अंतःकरण और स्वतः जो हा का उच्चारण करते हैं। गृह कार्य में हमने आपको 4 प्रश्न दिए हैं, चारों ही बहुत सरल हैं। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से दूसरे पाठ से सबके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। उच्चारण के आधार पर व्यंजन आपने पढ़ लिए हैं, उनके ढूंढ करके और उत्तर लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, स्पर्शी व्यंजन लिखिए। स्पर्शी व्यंजन भी इसमें आपने जहाँ पढ़ा स्पर्शी व्यंजन लिखा है, उसके नीचे जैसे उदाहरण करके जितने वर्ण दिए गए हैं उनको सबको क्रमशः लिख दीजिएगा। तीसरा,
है। नासिक वर्ण कौन से हैं? नासिक वर्ण भी इसमें दिए गए हैं पुस्तक में, जो नीचे दिए गए हैं, केवल उन वर्णों के नाम लिख दीजिएगा। और चौथा प्रश्न है, द्वत्य व्यंजन के 5 उदाहरण लिखिए। जो प्रश्न आया था दूसरे नंबर पर, तो द्वत्य व्यंजन में एक स्वर रहित और एक स्वर सहित जो वर्ण बन रहे हैं, समान वर्ण होते हैं, एक से होते हैं, जिनमें ता और ता, का, म, इस तरह से बनने वाले कोई से 5 वर्ण उदाहरण आप लिख दीजिए, द्वत्य व्यंजन के 5-5। इस प्रकार से आपका पाठ ये बच्चों समाप्त हुआ है, और आशा करते हैं कि आपको ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। जितनी बार भी इस पाठ को आप पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, उतनी बार आपको बहुत अच्छी प्रकार से इस पाठ को समझ सकेंगे, समझ में आएगा, और प्रश्नों के अभ्यास भी अच्छे हो जाएंगे, उत्तर उनके भली भांति लिख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।